हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं एरे में से फर्स्ट यूनिक एलिमेंट कैसे फाइंड करें। तो सबसे पहले मुझे एक एरे की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से इंटीजर a ऑफ 5। उसके बाद CLR SCR लिख देता हूँ ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट ch लिख देता हूँ। अभी यहाँ पे हमने 5 नंबर्स का एरे डिक्लेयर किया हुआ है। उसका मतलब कि हमें यूजर के पास से 5 नंबर्स को रीड करवाना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखूंगा, और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दूंगा %d एड्रेस ऑफ A0, जो हमें फर्स्ट नंबर की वैल्यू रीड करके देगा। अभी मुझे सेकंड नंबर रीड करना है, तो उसके लिए मैं स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर लिखूंगा %d एड्रेस ऑफ A1। थर्ड नंबर के लिए %d एड्रेस ऑफ A2। फोर्थ नंबर के लिए %d एड्रेस ऑफ A3, और फिफ्थ नंबर के लिए %d एड्रेस ऑफ A4। अब ये पांचों स्कैनफ स्टेटमेंट को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर %d एड्रेस ऑफ A कॉमन है। सिर्फ चेंज हो रहा है तो वो एरे एलिमेंट की पोजीशन में हो रहा है। तो उसके लिए मैं एक सिंगल स्कैनफ स्टेटमेंट से भी पांचों नंबर को रीड करवा सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे लूप की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक फॉर लूप ले लेता हूं। उस फॉर लूप के अंदर मैं लिखता हूं i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन और इक्वल्स टू 4, और i प्लस प्लस, और उसके अंदर मैं एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखूंगा, और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दूंगा %d एड्रेस ऑफ a ऑफ i, जो हमें फर्स्ट टाइम a ऑफ 0 की वैल्यू रीड करके देगा, सेकंड टाइम a ऑफ 1 की, थर्ड टाइम a ऑफ 2 की, फोर्थ टाइम a ऑफ 3 की, और फिफ्थ टाइम a ऑफ 4 की वैल्यू रीड करके देगा। अब इस scanf के ऊपर मैं एक printf स्टेटमेंट लिख देता हूं, और उस printf स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूं एंटर a ऑफ %d, और जो भी %d की वैल्यू है वो हम i से रिप्लेस कर रहे हैं। यानी कि ये printf स्टेटमेंट फर्स्ट टाइम मुझे एंटर a ऑफ 0, सेकंड टाइम एंटर a ऑफ 1, थर्ड टाइम एंटर a ऑफ 3, फोर्थ टाइम एंटर a ऑफ 4 ऐसा मैसेज प्रिंट करके देगा। अभी सपोज हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि a ऑफ 0 की वैल्यू 5 है, a ऑफ 1 की वैल्यू 3 है, a ऑफ 2 की वैल्यू 3 है, a ऑफ 3 की वैल्यू 7 है, और a ऑफ 4 की वैल्यू 5 है। यानी अगर मैं ये 5 एलिमेंट्स को ध्यान से देखूं तो 7 है जो हमारा फर्स्ट यूनिक एलिमेंट है, तो हमें आउटपुट के तौर पे 7 प्रिंट होके मिलना चाहिए। अभी फर्स्ट यूनिक नंबर फाइंड करने के लिए मुझे सभी नंबर की कंपैरिजन दूसरे नंबर के साथ करनी पड़ेगी। अभी सारे नंबर में से फर्स्ट यूनिक नंबर हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें ऐसा एज्यूम कर लेना पड़ेगा कि सभी नंबर है वो यूनिक नंबर ही है। यानी कि जब भी हम नंबर को रीड करते हैं उसी वक्त हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ये नंबर यूनिक है, तो उसके लिए हम एक यूनिक करके फ्लैग ले लेते हैं, और उसके साथ हम लिखते हैं कि यूनिक ऑफ i इज इक्वल्स टू 1, यानी कि नंबर हमारा यूनिक है। और कंपैरिजन के वक्त हमें कोई नंबर यूनिक नहीं मिलता तो हम उसकी वैल्यू को 0 कर देंगे। यानी अभी हमें एक और एरे की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूं। लेट अस से यूनिक ऑफ 5। अभी मैं 1 बाय 1 सभी नंबर को एक दूसरे के साथ कंपेयर करता हूं। तो सबसे पहले हम a ऑफ 0 को a ऑफ 1 के साथ कंपेयर करते हैं, यानी कि हम चेक करेंगे कि a ऑफ 0 इज इक्वल्स टू a ऑफ 1, जो कि गलत है। यानी अभी हमारा a ऑफ 0 यूनिक है। उसके बाद हम a ऑफ 0 को a ऑफ 2 के साथ कंपेयर करें, जो भी गलत है, यानी कि अभी भी हमारा a ऑफ 0 यूनिक है। उसके बाद हम a ऑफ 0 को a ऑफ 3 के साथ कंपेयर करें, जो भी गलत है, यानी कि अभी भी हमारा a ऑफ 0 यूनिक है। उसके बाद हम a ऑफ 0 को a ऑफ 4 के साथ कंपेयर करें, जो कि सही है, यानी कि a ऑफ 0 हमारा यूनिक एलिमेंट नहीं है, एज वेल एज a ऑफ 4 भी हमारा यूनिक एलिमेंट नहीं है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो इसी वजह से हम यूनिक ऑफ 0 एज वेल एज यूनिक ऑफ 4 की वैल्यू को 0 कर देते हैं, जो हमें ऐसा इंडिकेट करके दे रहा है कि दोनों नंबर यूनिक नहीं है।
उसके बाद हम a ऑफ 1 की कंपैरिजन a ऑफ 2 के साथ करते हैं, जो कि सही है, यानी कि a ऑफ 1 एंड a ऑफ 2 दोनों हमारे यूनिक एलिमेंट नहीं है, तो हम यूनिक ऑफ 1 एज वेल एज यूनिक ऑफ 2 को 0 कर देते हैं। उसके बाद हम a ऑफ 1 की कंपैरिजन a ऑफ 3 के साथ करें, जो कि गलत है, यानी कि उस वक्त हमें कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करनी है। उसके बाद हम a ऑफ 1 की कंपैरिजन a ऑफ 4 के साथ करें, जो भी गलत है, यानी कि अभी भी हमें कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करनी है। अभी a ऑफ 2 को हम ध्यान से देखें तो a ऑफ 2 हमारा यूनिक नहीं है, यानी कि हमें इस केस में कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करनी है। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं कि इफ यूनिक ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0 है, तो हमारा नंबर यूनिक नहीं है, तो हम सिंपली आगे कोई भी प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, यानी कि यही कंपैरिजन हमें पहली 2 बार भी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम a ऑफ 1 के लिए भी ऐसा लिख देते हैं कि इफ यूनिक ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0, जो कि गलत है, क्योंकि जब हमने कंपैरिजन स्टार्ट की उस वक्त हमने यूनिक ऑफ 1 की वैल्यू को 0 किया, लेकिन पहली बार तो यूनिक ऑफ 1 की वैल्यू 1 ही थी। सेम वे हम a ऑफ 0 के लिए भी ये कंडीशन चेक कर लेते हैं कि इफ यूनिक ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0, जो कि गलत है, क्योंकि यूनिक ऑफ 0 हमारा 0 कंपैरिजन के वक्त हुआ था, लेकिन जब हम इटरेशन के अंदर आते हैं उस वक्त उसकी वैल्यू 0 नहीं थी। अभी a ऑफ 3 के लिए भी हम ये चेक कर लेते हैं कि इफ यूनिक ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 0, जो कि गलत है, यानी कि हमें फर्दर प्रोसेसिंग करने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि a ऑफ 3 इज इक्वल्स टू a ऑफ 4, क्योंकि a ऑफ 3 की हमने 0, 1 और 2 के साथ ऑलरेडी कंपैरिजन कर दी, जो कि गलत है, यानी कि हमें कोई भी प्रोसेसिंग आगे नहीं करनी है। अभी a ऑफ 3 की कंपैरिजन हमने सारे नंबर के साथ की, लेकिन उसके बाद भी हमें यूनिक ऑफ 3 की वैल्यू 1 ही मिली, यानी कि 7 हमारा फर्स्ट यूनिक एलिमेंट है, तो हमें उसको प्रिंट करवा देना है। यानी कि सभी कंपैरिजन खत्म हो जाने के बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ यूनिक ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 1, तो हमें उसको प्रिंट करवा देना है और उसके बाद कोई फर्दर प्रोसेसिंग हमें नहीं करनी है। यानी कि यही लॉजिक हमें ऊपर के सारे केसेस के अंदर भी लिखने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे वो भी चेक कर लेते हैं कि इफ यूनिक ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1, जो यहाँ पे गलत हो रहा है, यानी कि हमारा नंबर यूनिक नहीं है। सेम वे हम a ऑफ 1 के लिए भी ये चेक कर लेते हैं कि इफ यूनिक ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1, जो कि गलत है, यानी कि अभी ये हमारा नंबर यूनिक नहीं है। a ऑफ 2 के लिए तो हमने ऑलरेडी नॉट यूनिक लिख ही दिया है, यानी कि a ऑफ 3 हमारा फर्स्ट यूनिक नंबर है जिसको हमने प्रिंट करवा दिया है। अभी यही चीज को हम कोड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमने a ऑफ 0 से लेके a ऑफ 4 तक की वैल्यू चेक की, यानी कि जो नंबर हम रीड कर रहे हैं उसी नंबर को हम चेक कर रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पे एक फॉर लूप ले लेते हैं, जिसके अंदर हमने जो ऊपर लिखा था वही लिख देते हैं। लेट अस से i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन और इक्वल्स टू 4 और i प्लस प्लस। उसके बाद हम ध्यान से देखें तो a ऑफ 0 के लिए हमने चेक किया कि इफ यूनिक ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। a ऑफ 1 के लिए हमने चेक किया कि इफ यूनिक ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0। a ऑफ 2 के लिए हमने यूनिक ऑफ 2 और a ऑफ 3 के लिए हमने यूनिक ऑफ 3 को चेक किया, यानी कि हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि इफ यूनिक ऑफ i इज इक्वल्स टू 0। अगर ये सही है तो हमें पता चल जाता है कि हमारा नंबर यूनिक नहीं है, तो हमें आगे की कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी है और नेक्स्ट नंबर पे मूव होना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली कंटिन्यू लिख देता हूं, जो हमें नेक्स्ट नंबर पे मूव कर देगा। उसके बाद हम ध्यान से देखें तो a ऑफ 0 की कंपैरिजन हमने a ऑफ 1, 2, 3 एंड 4 के साथ की। a ऑफ 1 की कंपैरिजन हमने a ऑफ 2, 3 एंड 4 के साथ की, और a ऑफ 2 की कंपैरिजन हमने किसी भी नंबर के साथ नहीं की, क्योंकि वो हमारा यूनिक नंबर नहीं था। लेकिन अगर वो यूनिक नंबर होता
तो हम उसकी कंपैरिजन 3 एंड 4 के साथ करते हैं। उसके बाद a ऑफ 3 की कंपैरिजन हमने 4 के साथ की। यानी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो हमने हर वक्त हमारी कंपैरिजन 4 तक की है और हमारे कंपैरिजन की स्टार्टिंग जो भी हमारी i की वैल्यू है उससे एक ज्यादा से की है। यानी कि 0 के केस में 1, 1 के केस में 2, 2 के केस में 3 और 3 के केस में 4। तो यहाँ पे मैं एक और लूप ले लेता हूं जिसके अंदर मैं लिखता हूं j इज इक्वल्स टू i प्लस 1, j लेस देन और इक्वल्स टू 4 और j प्लस प्लस। और लूप के अंदर मैं चेक कर रहा हूं कि हमारी a ऑफ i और a ऑफ j की वैल्यू सेम है। यानी कि इफ a ऑफ i इज इक्वल्स टू a ऑफ j अगर है तो दोनों नंबर हमारे यूनिक नंबर नहीं है, तो हम सिंपली यूनिक ऑफ i एज वेल एज यूनिक ऑफ j दोनों को 0 कर देते हैं। और लूप के बाहर हम चेक करते हैं अगर यूनिक ऑफ i की वैल्यू 1 है तो हमारा ith एलिमेंट फर्स्ट यूनिक एलिमेंट है, तो हम सिंपली उसको प्रिंट करवा देते हैं। लेट अस से प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं लिखता हूं परसेंटेज d इज द फर्स्ट यूनिक एलिमेंट और परसेंटेज d की जो भी वैल्यू है वो मैं a ऑफ i से रिप्लेस कर देता हूं। और फर्स्ट यूनिक एलिमेंट मिल जाने के बाद हमें आगे कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी है। यानी कि मैं यहाँ पे सिंपली एक ब्रेक स्टेटमेंट लिख देता हूं जो हमें फॉर लूप से बाहर निकाल देगा। अभी सपोज हम ऐसा सोचे कि हमारे एरे के अंदर कोई भी यूनिक एलिमेंट नहीं है, यानी कि कभी भी हमारा ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर ये हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा तो हमें एक ऐसा मैसेज देना पड़ेगा कि हमें कोई भी यूनिक एलिमेंट नहीं मिला। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक फ्लैग ले लेते हैं जिसकी वैल्यू मैं यहाँ पे 1 कर देता हूं और इनिशियली हम फ्लैग की वैल्यू को 0 रख देते हैं। यानी कि अगर हमें यूनिक नंबर मिल जाता है तो हम फ्लैग की वैल्यू को 1 कर देते हैं, अदरवाइज हमारे फ्लैग की वैल्यू 0 ही रहेगी। यानी कि लूप के बाहर मैं फ्लैग की वैल्यू को चेक करूं कि अगर मुझे वो 0 मिल रही है तो हमें कोई भी यूनिक एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो मैं सिंपली यहाँ पे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देता हूं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज छोड़ रहा हूं कि नो यूनिक एलिमेंट इज फाउंड इन द एरे। अभी लूप के अंदर हमने i, j और f तीन वेरिएबल का यूज किया है, लेकिन उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया। तो सबसे पहले हम वो तीनों वेरिएबल को ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से इंटीजर i, j एंड f और उसके बाद प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे मैं a ऑफ 0 की वैल्यू 5, 1 की वैल्यू 3, 2 की वैल्यू 3, 3 की वैल्यू 7 और 4 की वैल्यू 5 इंसर्ट कर रहा हूं और मुझे आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 7 इज द फर्स्ट यूनिक एलिमेंट, जो कि परफेक्टली सही है क्योंकि अभी अभी हमने इसी एरे के लिए हमारे कोड को मैन्युअली एग्जीक्यूट करके देखा है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं जहां पे मैं a ऑफ 0 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 23, 2 की वैल्यू 12, 3 की वैल्यू 12 और 4 की वैल्यू 23 इंसर्ट कर रहा हूं। तो मुझे आउटपुट के तौर पे मिल रहा है नो यूनिक एलिमेंट इज फाउंड इन द एरे, जो कि परफेक्टली सही है। अभी लूप को हम ध्यान से देखें तो लूप के अंदर हमने i लेस देन और इक्वल्स टू 4 लिखा है, उसकी जगह पे हम i लेस देन 5 लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे के लूप के अंदर हमने i लेस देन और इक्वल्स टू 4 लिखा है, उसकी जगह पे हम i लेस देन 5 लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और इनर लूप के अंदर हमने j लेस देन और इक्वल्स टू 4 लिखा है, उसकी जगह पे हम j लेस देन 5 लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी यहाँ पे हमने 5 नंबर के एरे में से फर्स्ट यूनिक एलिमेंट को फाइंड किया है। अगर मुझे 10 नंबर के एरे में से फर्स्ट यूनिक एलिमेंट फाइंड करना है तो सबसे पहले मुझे डिक्लेरेशन के अंदर इंटीजर a ऑफ 5 की जगह पे a ऑफ 10 करना पड़ेगा, यूनिक 5 की जगह पे यूनिक 10 करना पड़ेगा, फॉर लूप के अंदर i लेस देन 5 की जगह पे i लेस देन 10 करना पड़ेगा, नीचे के फॉर लूप के अंदर i लेस देन 5 की जगह पे i लेस देन 10 करना पड़ेगा और इनर लूप के अंदर भी j लेस देन 5 की जगह पे j लेस देन 10 करना पड़ेगा। यानी कि 5 जगह पे चेंज करने के बाद मुझे 10 नंबर के एरे में से फर्स्ट यूनिक एलिमेंट मिलेगा। और अगर इन पांचों जगह में से मैं एक भी जगह पे चेंज करना भूल जाता हूं तो मुझे मेरा आउटपुट गलत मिल सकता है। तो इसीलिए हम ऊपर
एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से हैश डिफाइन n और 10, और जहां जहां पे भी 10 है वहां पे हम n लिख देते हैं, यानी कि इंटीजर a ऑफ 10 की जगह पे इंटीजर a ऑफ n, यूनिक 10 की जगह पे यूनिक n, फॉर लूप के अंदर i लेस देन 10 की जगह पे i लेस देन n, नीचे के फॉर लूप के अंदर i लेस देन 10 की जगह पे i लेस देन n, और इनर लूप के अंदर j लेस देन 10 की जगह पे j लेस देन n। यानी कि सिर्फ एक जगह पे n की वैल्यू चेंज करने से पांचों जगह पे n की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी कि ये 5 जगह पे चेंज करने से थोड़ा बेटर अप्रोच है। यानी अभी हम प्रोग्राम को फिर से एक बार सेव कर लेते हैं, उसको कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे मैं a ऑफ 0 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 23, 2 की वैल्यू 12, 3 की वैल्यू 23, 4 की वैल्यू 34, 5 की वैल्यू 45, 6 की वैल्यू 56, 7 की वैल्यू 56, 8 की वैल्यू 12, 9 की वैल्यू 34 इंसर्ट कर रहा हूं, और मुझे आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 45 इज द फर्स्ट यूनिक एलिमेंट, जो कि परफेक्टली सही है। पर ये एरे के लिए हमने हमारे कोड को मैन्युअली एग्जीक्यूट करके नहीं देखा, पर आप खुद उसको मैन्युअली एग्जीक्यूट करके हमें जो आउटपुट मिल रहा है उसको वेरीफाई कर सकते हो। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम किसी भी साइज के एरे में से फर्स्ट यूनिक एलिमेंट इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।